हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सरफेस एरिया ऑफ एक क्यूबोर्ड के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक क्यूबोर्ड का सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने ये 3D का पार्ट 3 है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में बताया था, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबोर्ड, यानी कि एक क्यूबोर्ड का सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक क्यूबोर्ड बनाते हैं। क्लियर हुआ? ये एक क्या है, क्यूबोर्ड है। तो इस क्यूबोर्ड में जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया A B C D E F G H, है ना। तो इसका सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो सरफेस एरिया जो होता है दोस्त, कीबोर्ड में 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। जैसे मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि ये एक कीबोर्ड के फॉर्म में है। तो इसके जो फेसेस होंगे 1, फिर इसके सामने वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 फेसेस हुए। तो इसका सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि ये कीबोर्ड जिन सरफेसेस से मिल करके बना हुआ है ना, जो भी सरफेसेस इसको बनाने में कंट्रीब्यूट किए हैं, उन सब के एरिया का जो सम होगा वो इसका क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया कहलाएगा। तो अगर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक कीबोर्ड के फॉर्म में अगर ट्रीट करता हूं, तो इसको हमने इसका क्या ले लिया दोस्त, इसका मैंने इसको लेंथ ले लिया, है ना। और इसको मैंने इसका क्या ले लिया? ब्रेड्थ ले लिया। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने इसको क्या लिया, विजिबल है, यहां मैंने इसको इसका लेंथ मान लिया, इसको मैंने इसका ब्रेड्थ ले लिया, और ये जो है, ये जो पार्ट है, मतलब यहां पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, इसको मैंने इसका क्या ले लिया? हाइट ले लिया। तो मैंने आपको सरफेस एरिया के बारे में यही बताया, मतलब कीबोर्ड का सरफेस एरिया, कि वो कीबोर्ड जिन सरफेसेस से मिल करके बना हुआ है, उसका जो एरिया होगा, उन सरफेसेस के एरिया का जो सम होगा, वो उस कीबोर्ड का एरिया होगा। तो देखना दोस्त ध्यान से, अगर इस सरफेस को हम लेते हैं, कीबोर्ड के अगर इस सरफेस की बात करते हैं, तो इसको मैंने क्या माना? L, और फिर इसको मैंने क्या माना? H माना है, इसको H। तो जो कुछ भी हो, बट इसमें और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया मिलेगा ना। तो L में H से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, हालांकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो वही चीज है यहां पे, L इंटू ये जो रेक्टेंगुलर पीस है, इसके लिए इसका जो H है, इसके लिए ये किसका काम कर रहा है? ब्रेड्थ का काम कर रहा है ना। तो L में H से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा। और आप जानते हैं कि जो कीबोर्ड होते हैं, उसके आमने सामने के जो फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। तो जितना एरिया इसका होगा, उतना ही एरिया इसके सामने वाला का भी होगा, यानी कि इसका भी L इंटू बी होगा, है ना। तो इसका एरिया और इसका एरिया मिला करके हम क्या लिख सकते हैं दोस्त? L इंटू बी मैंने जो बताया, L इंटू बी। तो यहाँ पे H जो है वो किसका काम कर रहा है? B का काम कर रहा है, तो यहाँ पे L इंटू H होगा ना। तो यहाँ भी इसका L इंटू H इसका एरिया हो गया, फिर इसका भी एरिया L इंटू H हो गया, है ना। तो 2 इंटू LH हो गया। तो इन दोनों का एरिया मैंने क्या कर लिया? यहाँ पे निकाल लिया। क्लियर? अब आते हैं इस पर। तो यहां पे इसको मैंने क्या माना? B माना,
और इसको मैंने क्या माना है, h माना है। तो इस रेक्टेंगुलर पीस का एरिया निकालने के लिए b इंटू एच करेंगे, और ऐसा ही सेम इसके सामने इधर है, यानी कि 2bh हो गया। दोनों का करेंगे तो, क्योंकि इन सबसे मिल करके ये बना हुआ है ना, तो 2bh तो प्लस 2bh। क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं यहां पे, जैसे मैंने इसको क्लियर किया और इसको क्लियर किया, तो जब मैंने इसको क्लियर किया इसके साथ साथ इसके सामने वाला भी आ गया, यहां पे 2LH मैंने लिखा है, और जब इसको क्लियर किया तो इसके साथ साथ मैंने इसके सामने वाले को भी यहां पे लिख लिया, इसलिए मैंने यहां पे 2BH लिखा है। क्लियर हुआ। अब आते हैं यहां इस, तो ये क्या होगा हमारा H होगा, सॉरी L होगा ये, और ये क्या है हमारा B होगा। देखिए यहां मैंने B माना है ना, तो ये B होगा ना, ये B होगा कि नहीं। तो L में B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, यहां पे इस रेक्टेंगुलर पीस का एरिया निकल जाएगा। तो जैसा यहां है वैसा ही ठीक इसके नीचे भी है एक, समझ में आ रही है दोस्त। तो यहां पे L इंटू B कर रहे हैं और ऐसा ही एक नीचे है, तो आप फिर प्लस में 2LB लिख सकते हैं कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 3 पेयर्स हैं साइड्स के, जितना ये है उतना ही ये है, तो एक पेयर ये हुआ, फिर जितना ये है उतना ही ये है, 2 पेयर ये हुआ, और फिर जितना ये है उतना ही ये है, 3 पेयर हुआ। तो मैंने क्या बताया आपको सरफेस एरिया के बारे में, कि वो जो क्यूबोर्ड है जिन सरफेसेस से मिल करके, मतलब जिन रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के फॉर्म में जो सरफेसेस हैं उनसे मिल करके बना है, तो उन सभी सरफेसेस का एरिया का जो सम होगा वो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया होगा। तो वही तो मैंने यहां पे किया है, सबके एरिया का सम निकाल दिया। तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा दोस्त, सरफेस एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पे क्या है कि इन तीनों में 2 जो है वो कॉमन है, 2 कॉमन है ना दोस्त। जो जब आप 2 को बाहर निकालेंगे तो यहां पे मिलेगा आपको LH प्लस BH प्लस LB। तो इसी को हम ऐसे करके लिखते हैं 2 इंटू LB को पहले लिख देते हैं, मतलब L इंटू B इंटू LB, और H जो होता है आपका L इंटू B इंटू H नहीं, मतलब LBH है ना। तो LB फिर उसके बाद BH और उसके बाद LH, ऐसे हम सजा लेते हैं उसको, हालांकि ये भी जो है वो गलत नहीं है। तो इसको LB प्लस BH प्लस LH हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, है ना। तो फाइनली आपको क्या मिला कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबोर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। कहां से ये आया आपको मालूम चल गया। हाँ, तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबोर्ड, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबोर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा, होगा ना दोस्त। अगर किसी क्यूबोर्ड का लेंथ आपको दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर और उसका ब्रेड्थ दे दिया जाए 3 सेंटीमीटर और उसका हाइट दे दिया जाए 2 सेंटीमीटर, तो उसका सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आप, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, है ना। तो 2 इंटू LB का मतलब क्या हुआ, L इंटू B, तो L कितना है 5 और B कितना है 3, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, प्लस BH यानी कि B में H से, तो 3 2 जा 6, यहां पे क्या हो जाएगा 6, उसके बाद प्लस LH कितना है आपका, ये 5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 इंटू इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 15 प्लस 10 हो जाएगा आपका 25 प्लस 6 हो जाएगा आपका 31 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 62। अब यहां पे हमारा एक चीज फंस रहा है, यूनिट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे वॉल्यूम का जो यूनिट होता था
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जब करते थे तो वो इंच में है तो इंच क्यूब्ड, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब्ड, मीटर में है तो मीटर क्यूब्ड होता था ना। लेकिन यहां इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। यूनिट इसका क्या होगा, तो यहां देखिएगा आपने ये जो लिखा है L इंटू बी, तो L मान लीजिए सपोज यहां पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर जब आप इसको लिखिएगा, है ना, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर प्लस आप BH ये 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर लिखिएगा ना, तो इन और फिर प्लस LH को जब आप ऐड कीजिएगा तो यहां मिलेगा आपको समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा ना दोस्त। उसके बाद आप फाइनल इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसमें क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा ना, बोलिए। तो वही चीज यहां पे फाइनली आपको क्या मिलेगा, जो एरिया आएगा वो 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे किसी भी चीज का मतलब किसी सरफेस का जो एरिया होता है वो जिसमें उसका जिस यूनिट में होता है, अगर से सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, है ना, सब अगर किलोमीटर में है तो उस किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा तीनों साइड्स जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, इसलिए इसका एरिया किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। चलिए अब हम समझते हैं कि कोई रूम है, इन जनरल रूम जो है वो क्यूबोर्ड के फॉर्म में होता है, तो उस रूम के 4 वॉल्स का एरिया मतलब उस कमरे के चारों दीवारों का एरिया निकालना है हमको, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, किसी रूम के 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, चारों दीवारों का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो दोस्त यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, बस जो आपका रूम है मालूम है कि क्यूबोर्ड के फॉर्म में होता है, तो जब चारों दीवारों का एरिया कहा जा रहा है आपसे, केवल चारों दीवारों का एरिया कहा जा रहा है, तो उसमें से क्या क्या छट जाएगा, आपका सीलिंग छट जाएगा, है ना, सीलिंग का एरिया उसमें नहीं आएगा, और फिर फ्लोर का एरिया नहीं आएगा। तो किसी क्यूबोर्ड जैसे कोई कमरा है वो क्यूबोर्ड के फॉर्म में है, तो उसके चारों दीवारों का अगर एरिया निकालना होगा तो आप उसके सीलिंग के एरिया को और उसके फ्लोर को एरिया को टोटल सरफेस एरिया में से जब रिड्यूस कर देंगे तो वो केवल आपके क्या बच जाएंगे, चारों दीवारों का एरिया बच जाएगा। ठीक है, आइए उस चीज को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे यहां पे ये कमरा है, ये एक क्या है, कमरा है, तो दोस्त ये इसका फर्श हुआ, एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ये इसका क्या हुआ, फर्श हुआ, है ना, 3D का फिगर है, और ये इसका, ये जो है दोस्त, ये इसका क्या हो जाएगा, सीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ये इसका सीलिंग हो जाएगा। तो इन दोनों को तो हमें छोड़ देना है, समझ में आ रही है बात। जैसे यहां देखिए ये कमरा हुआ, तो ये इसका अगर ऐसे रखते हैं तो ये इसका सीलिंग हो जाएगा और ये इसका फर्श हो जाएगा। तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, बाकी ये चारों तरफ के जो दीवार है यही क्या हो जाएंगे, चारों दीवारों का एरिया हो जाएगा। तो इसको मैंने लेंथ माना है ना, और इसको मैंने हाइट माना था, तो L इंटू H इसका एरिया होगा दोस्त, होगा ना। तो देखिए यहां पे, यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हो जाएगा आपका L और ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा B। जो आपका ये B दिख रहा है वो ये वाला है, जो आपका L ये लेंथ जो दिख रहा है ये वो ये वाला है। तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, इस चीज को समझिएगा। तो कमरे के चारों दीवारों का एरिया अगर आपको चाहिए तो L में अगर H से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दीवार आपका ये हो गया, है ना, और जैसा ये है ठीक उसके पीछे भी वैसा ही है। तो L में H से करेंगे, है ना, ये L में H से करेंगे तो एक पार्ट का निकलेगा, और फिर उसका दोगुना करेंगे तो उसमें पीछे वाला भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मतलब L में H से किए तो ये हो गया,
L में H से किए तो ये हो गया, उसके बाद जब फिर L में H से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो L में H से करके उसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फाइनली आपको क्या मिलेगा, 2LH। ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया। क्लियर हुआ। अब बचा ये दो आमने सामने के दो दीवार हो गए। अब फिर जो दूसरा पेयर है दीवार का आमने सामने का, उसको देखते हैं। तो इसको मैंने B माना है और इसको मैंने क्या माना है दोस्त, H माना है। तो इसका एरिया क्या होगा, BH, और ऐसा ही ठीक इसके पीछे है तो BH, तो ये क्या हो जाएगा, 2BH। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ ना। जैसे L इंटू H किए तो एक दीवार हुआ और ठीक इसके पीछे ये वाला दीवार है EFHD, ये वाला जो दीवार है, तो 2LH हो गया ये, है ना। उसी तरह से अब एक दीवार आपका ये है DH, फिर B और C, DHBC, ये एक आपका क्या है, दीवार है। तो इसका एरिया क्या होगा, BH, B में H से करेंगे, ये वाला BH है ना, तो इसका एरिया निकला, फिर 2 से करेंगे तो दोनों उसमें कवर हो जाएंगे, तो 2BH। फाइनल आपको क्या मिलेगा, दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकालिए, दोनों में H कॉमन है, H बाहर निकालिए, तो मिलेगा क्या आपको, L प्लस B। तो ये कमरे के चारों दीवारों का एरिया हो गया। क्लियर हुआ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अब ये डायरेक्ट यहां पे लिख दें कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय किसके द्वारा, 2H इंटू L प्लस B। मैंने आपको समझा दिया कि वो कैसे निकालते हैं और यहां पे डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि किसी रूम के चारों दीवार का एरिया क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2H ऑफ L प्लस B। क्लियर हुआ। उसी तरह से इस पे एग्जांपल लेकर के आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं कि कमरे का अगर लेंथ, सपोज कीजिए लेंथ अगर आपका 10 फीट है, ब्रेड्थ 8 फीट है और हाइट जो है वो 10 फीट सपोज, तो इसके चारों दीवारों का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स हो जाएगा बाबू 2H L प्लस B। तो 2 इंटू H का वैल्यू कितना है, 10 है ना, और फिर L प्लस B, L कितना है, 10 है, अब प्लस B कितना है, 8 है, यही है ना। अब देखिए ये 20 हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एक 0 आ जाएगा, ये तो 360 हो गया। उसके बाद सब यूनिट जो है वो किस में है, फीट में, तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे फीट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो रूम के 4 वॉल्स का एरिया निकालना आपने सीख लिया। अब उसका यूजफुलनेस क्या होता है, तो उसका यूजफुलनेस होता है कि जब हम किसी रूम को पेंट कराना चाहते हैं तो वहां पे फीट स्क्वायर के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। तो कितना उसका, जैसे कितना रुपया पर स्क्वायर फीट उसका ये कलर करने का जो खर्च है उसको निकालने के लिए हम उसका यूज करते हैं। जैसे पेंटर वगैरह जो होते हैं वो यही फॉर्मूला वहां पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर वो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तो वो क्या करते हैं, एक दीवार का लेंथ और ब्रेड्थ लेकर के मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दूसरे का लेंथ और ब्रेड्थ लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे का लेंथ और ब्रेड्थ लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, चौथे का लेंथ और ब्रेड्थ लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको क्या कर देंगे, एक साथ ऐड कर देंगे। अब है कि जैसे अभी आपने जो कमरे के चारों दीवारों का एरिया जो निकाला उसमें विंडो और जो डोर है वो उसमें गिवन नहीं थे, तो आपने कंप्लीट निकाल दिया।
लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने आएगा, है ना, बुक्स में अगर क्वेश्चन बनाने के लिए अगर दिए रहेंगे तो उसमें हो सकता है कि विंडो का मेजरमेंट दिया गया होगा, विंडो उसमें है तो लेंथ और ब्रेथ उसका दिया होगा, डोर अगर है तो उसका भी लेंथ और ब्रेथ दिया गया होगा। तो वहां पे जब पेंट करने की बात आती है तो उसको क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि जहां पे विंडो है वहां हमको पेंट नहीं ना करना है ना, उसका कुछ अलग हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो यहां तक आपने समझा। अब आइए हम समझते हैं कि हाउ टू कंबाइन टू कीबोर्ड्स टुगेदर, यानी कि दो कीबोर्ड को एक साथ कैसे कंबाइन करते हैं, है ना। हाउ टू कंबाइन टू कीबोर्ड्स टुगेदर, है ना, दो कीबोर्ड को एक साथ कैसे कंबाइन करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं उसके लिए, जैसे हमारे पास दो कीबोर्ड हैं, एक ये कीबोर्ड है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कीबोर्ड ये है और दूसरा कीबोर्ड हमारे पास ये है, सेम लेंथ ब्रेथ और हाइट के होंगे, है ना, दोनों मान करके चलेंगे कि दोनों क्या हैं, एक ही जैसे हैं। है ना, ये 1 और ये 2, इन दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कैसे कंबाइन करेंगे इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां देखिए पहला वाला जो है आपका, मैंने इसको ऐसे बना दिया, सपोज इसको मैंने ऐसे बनाया, इसको मैं दूसरे कलर से थोड़ा सा समझने के लिए मैं बना रहा हूं। है ना दोस्त, तो पहले तो हमको क्या करना है, जो कीबोर्ड है फाइनल पहले कीबोर्ड बनाना है। एक कीबोर्ड मेरा रेडी हो गया, अब इसके साथ मुझे इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ हम किसको बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो यहां जो रेड वाला है इसको हम बढ़ाएंगे, देखिएगा ध्यान से, बढ़ा दिए। उसके बाद जो ब्लैक वाला है यहां पे, इसको हम फिर यहां पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। समझ में आ रही है दोस्त, बढ़ाने के बाद फिर यहां से इसको ज्वाइन करेंगे और यहां से इसको ज्वाइन करेंगे। ये दोनों कीबोर्ड जो है वो आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। अगर 3 को कहेगा तो फिर वही काम करेंगे, ये जो रेड वाला है इसको ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। यहां से हम फिर उतना बढ़ा करके चलेंगे, फिर ब्लैक वाला जो है उसको बढ़ाएंगे, है ना, और फिर इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहां पे मैंने 3 कीबोर्ड को एक साथ क्या किया है, ज्वाइन किया है। अब देखिए यहां पे समझने वाली चीज क्या है कि जब 2 कीबोर्ड को मैंने ऐड किया तो अगर आप उसको उसके लेंथ के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं तो जो न्यू कीबोर्ड होगा, ये न्यू है ना, न्यू कीबोर्ड होगा ये, तो जो न्यू कीबोर्ड होगा अगर 2 को जोड़ रहे हैं तो उसका जो लेंथ है वो डबल हो जाएगा, लेकिन ब्रेथ और हाइट मेंटेन रहेंगे। जैसे एक ईंट है, एक ईंट को मैं लेकर के ऐसे, और फिर ऐसा ही ईंट को इसके लेंथ के अकॉर्डिंग्स मैं क्या कर दिया, ऐसे लगा करके जोड़ दिया। तो यहां पे जो न्यू जो कीबोर्ड बनेगा तो उसका जो लेंथ है वो प्री कीबोर्ड के, माने पहले वाले कीबोर्ड के लेंथ का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, बट उसके हाइट और उसके ब्रेथ जो है वो मेंटेन रहेंगे, उतने ही रहेंगे।
क्लियर हो रही है मेरी बात? अब यहां पे अगर आप 3 को एक साथ जोड़ रहे हैं, जैसे यहां पे मैंने जोड़ा है, तो 3 को जब एक साथ आप जोड़ेंगे सेम लेंथ के, तो उसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स 3l हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? और उसके हाइट और जो ब्रेड्थ हैं वो मेंटेन रहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये इस तरह से हम 2 कीबोर्ड्स को या 2 और मोर देन कीबोर्ड्स को हम एक साथ क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि किसी कीबोर्ड का डायगोनल कैसे निकालते हैं या उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कीबोर्ड का डायगोनल, जैसे पहले मैं एक कीबोर्ड बना रहा हूं, length of the diagonal of a कीबोर्ड, किसी कीबोर्ड के डायगोनल का लेंथ है ना। हम इसको फिर से एक फिगर बना करके और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे दोस्त यहां पे एक मैंने कीबोर्ड बनाया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप। कीबोर्ड मैं बना रहा हूं यहां पे, दिख रहा है ना, विजुअलाइज है ना। चलिए ये हमारा एक क्या हुआ दोस्त? कीबोर्ड हुआ। मैंने इसका नाम दे दिया ऐसे A B C D E F G और ये हो जाएगा आपका H। हमको क्या करना है कि इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो मैंने कीबोर्ड के डायगोनल के बारे में आपको बताया था कि कीबोर्ड का डायगोनल क्या होता है कि जैसे आपका अगर ये रूम है तो इस कॉर्नर में नीचे वाला पार्ट, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को और फिर इसके सामने वाला, इसके सामने कौन होगा? इसके सामने यही होगा ना। तो इसके नीचे वाला तो फिर इसके सामने वाला का ऊपर वाला, यानी कि ये जो लेंथ होगा यही उसका क्या होगा? डायगोनल होगा। जैसे अगर एक कमरा को, एक रूम को अगर आप इमेजिन कीजिए तो कमरे के एक कॉर्नर में सबसे ऊपरी छोर, मतलब उसका ऊपर वाला वर्टेक्स, फिर उसके सामने वाले कॉर्नर के नीचे वाला वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो उसका क्या होगा? डायगोनल होगा। तो दोनों जो अपोजिट कॉर्नर हैं, तो एक कॉर्नर के ऊपर वाला फिर उस कॉर्नर के नीचे वाला लाइन सेगमेंट, फिर उसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला लाइन सेगमेंट, तो 2 यहां हुए। तो फिर ऐसे ही 2 बाकी जो रिमेनिंग कॉर्नर हैं उनमें भी होंगे, तो 4 डायगोनल होंगे और चारों डायगोनल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो एक डायगोनल का हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो आइए लेंथ निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त कि यहां ये जो आप देख रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका? L हो गया, लेंथ मानेंगे इसको हाइट मानेंगे और इसको हम ब्रेड्थ मानेंगे, है ना। तो अब आप बताइए कि जब इसको हम ब्रेड्थ माने हैं तो ये भी तो ब्रेड्थ ही होगा ना। समझ में आ रही है बात? ये 3D का फिगर है, ये जितना BC है उतना ही DH होगा और उतना ही आपका ये FE होगा, यानी कि ये भी B होगा। और इसको आप B माने हैं तो ये भी B होगा, और फिर इसको आप H माने हैं तो यहां से यहां तक H होगा, और फिर ये भी क्या होगा? आपका H होगा। दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज को। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले FD को निकालने की कोशिश करते हैं। किसको दोस्त? FD को। जैसे ये रूम है ना,
ये एक रूम है, तो उसमें उसका जो फ्लोर है, उसका फ्लोर कैसा है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर के फॉर्म में है। तो उस रेक्टेंगल का डाया हमको निकालना है, डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है, डायगोनल। तो उस रेक्टेंगल का डायगोनल, यहां जो एंगल बनेगा इस ट्राइंगल के लिए, यहां जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे, यहां पे एफ डी का स्क्वायर अगर आपको निकालना होगा, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप निकालिएगा एफ ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, यानी कि ई डी का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर। तो ई डी कितना है, एल, तो एल का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, एफ ई कितना है, बी, तो यहां क्या कर देंगे, बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में। यहां जो ये ट्रायंगल बन रहा है, मतलब कि एक रूम के एक कॉर्नर के ऊपरी छोर से लेकर के फिर उसके नीचे, और उसके नीचे जो कॉर्नर का जो निचला पॉइंट है, उस पॉइंट से उस फ्लोर के, किसके, उस रूम के फ्लोर के एक कॉर्नर के सामने वाला, जस्ट उसका अपोजिट वाला जो कॉर्नर है, मेरी बात समझ आ रही है, मतलब कि यहां से हम नीचे आए यहां पे, तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक कॉर्नर से हम नीचे आ रहे हैं। अब इस पॉइंट से अगले कॉर्नर के, मतलब इसके अपोजिट साइड में जो कॉर्नर है उसके नीचे वाला पॉइंट, यानी कि जो रेक्टेंगुलर पीस है उसका डायगोनल, तो डायगोनल का एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो वही मैंने यहां पे निकाला है। तो यहां जो एंगल बनेगा इस ट्राइंगल के लिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक, और फिर ये, और फिर आपका ये वाला 2D का फिगर है, 3D का फिगर है, 2D में मैंने बनाया है। तो अगर आपको यहां से AD निकालना होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं। मतलब क्या, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये फ्लोर हुआ, तो एक कॉर्नर से यहां आए, फिर यहां आएंगे, ये इस कॉर्नर से यहां आएंगे, तो इस कॉर्नर से लेकर के और यहां तक, तो ये क्या हुआ, इस रेक्टेंगुलर पीस का डाया ही हुआ ना दोस्त, हुआ कि नहीं डाया, यहां से लेकर यहां तक। क्योंकि यहां पे जो एंगल बनेगा इस कॉर्नर के साथ, इस कॉर्नर के साथ इस रूम के फ्लोर के डायगोनल का जो एंगल होगा, रूम के फ्लोर का जो डायगोनल होगा और उसका एक कॉर्नर होगा, वो एंगल अपने साथ, मतलब एक दूसरे के साथ कितना बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहां भी एक ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये जो मैंने ब्लू वाला से इंडिकेट किया है। तो ये एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो यहां 90 डिग्री का एंगल होगा। तो फिर यहां से AD अगर आपको निकालना होगा, AD, तो AD स्क्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AF का स्क्वायर। AF क्या होगा, AF क्या होगा, H का स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखेंगे, FD का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, FD का स्क्वायर लिखेंगे ना। तो यहां देखिए फाइनली आपको क्या मिलेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर बराबर क्या मिला है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। FD स्क्वायर किसके बराबर है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा सजा करके हम लिख देते हैं, पहले L स्क्वायर, उसके बाद B स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिख देते हैं, H स्क्वायर। तो इसलिए यहां पे AD स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बट यहां पे जो डायगोनल है वो नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे, तो नेगेटिव जब नहीं होगा तो इसलिए हम इसको फाइनली क्या लिख देते हैं, यानी कि डायगोनल जो है, डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये उसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो अब डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर, है ना, उसमें L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तीनों जो डायमेंशन दिया गया है उनका स्क्वायर करके, और उसका जो सम होता है वो क्या होता है, उसका डायगोनल होता है।
रूट के अंदर। क्लियर? फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके और बाहर उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, या उसका जो भी वैल्यू होता है उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब रही बात कि यहां पे इसका यूनिट क्या होगा, जो डायगोनल आएगा उसका यूनिट क्या होगा। तो यहां पे इसके पेट में जो भी लेंथ दिया गया होगा दोस्त, वो होगा लेंथ, है ना। और ये जो होगा ये सेंटीमीटर में सब है, तो यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर्ड होगा, तो यहां से एक ही बाहर आएगा ना, तो जो भी उसका लेंथ है वो हो जाएगा यहां पे, और फिर यहां क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अगर मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, क्लियर? फीट में है तो फीट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? नो। तो इस तरह से अब लेंथ है तो लेंथ को उस पर स्क्वायर नहीं ना कीजिएगा, जो यूनिट दिया है लेंथ का उसमें स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें किसमें है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वहां से जब बाहर आएगा तो उसमें से एक ही आएगा ना, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर के फॉर्म में है, तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि डायगोनल का जो यूनिट होगा वो उसके ऊपर स्क्वायर्ड नहीं होगा, चाहे जो कुछ भी यूनिट हो। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।